नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। आइए जानते हैं दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों को, जिन खबरों पर आज हम फोकस करने वाले हैं। देखिए, जो पहली खबर है वो ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अवैध बस स्टॉप से यात्रियों का मुश्किल सफर हो गया है और अंडरपास के कच्चे रास्ते बन रहे हैं मौत का जाल। और वहीं दूसरी खबर की तरफ हम आते हैं कि जेवर में फॉल्ट ठीक करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक युवक झुलस गया है और परिजनों ने बिजली घर पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। और वहीं एक ऐसी खबर है जिसमें आप देखते होंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लोग स्कॉर्पियो हो या उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों, टू व्हीलरों, फोर व्हीलरों, सब में हूटर या सायरन या मोटे हॉर्न लगा के चलाते हैं। जब हॉर्न बजाते हैं तो बगल वाला चौक जाता है। तो ऐसे वाहनों पर, ऐसे 17 वाहनों पर शिकंजा कसा गया है। नोएडा पुलिस ने धड़ाधड़ काटे हैं चालान और हड़कंप मच गया है। फिर एक ऐसी खबर है कि बिजली के बिल पर भारी छूट का आपको मौका नहीं गंवाना है। और वहीं नोएडा में दूसरे चरण में 250 से अधिक बकायेदारों ने अपना पंजीकरण कराया है। एक ऐसी खबर पर आज हम फोकस करेंगे जो नोएडा को पंजाब बनाने की तरफ अग्रसर कर रहा है। नाबालिगों तक पहुंच रहा है नशा, छोटे ग्रुप्स बनाकर आदी हो रहे हैं अपराधी। अब आइए इन खबरों को हम विस्तार से फोकस करते हुए आपको बताते हैं, डिकोड करते हैं। देखिए, जो पहली खबर है, एक्सप्रेस वे पर बस स्टैंड नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अवैध जो नियम है, आपको बता रहा हूं, जो नियम है ये है कि एक्सप्रेस वे पर बस स्टैंड नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अवैध बस स्टॉप पर यात्रियों को चढ़ाया और उतारा जा सकता है। यह कहानी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए कोई बस स्टैंड नहीं बनाया गया है। हालांकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाली सरकारी और प्राइवेट बसें इन अवैध स्टॉप पर यात्रियों को चढ़ाती हैं और उतारती हैं। ये अवैध बस स्टॉप ज्यादातर मुख्य सड़कों के अंडरपास पर बने हैं, जहां महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस स्टैंड न होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों का ग्रेटर नोएडा से जेवर, टप्पल, बाजना, वृंदावन, मथुरा, आगरा तक सभी जगहों के लिए किराया तय है और बस टिकट भी बाकायदा जारी किए जाते हैं। लेकिन बस से यात्रा करने वालों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ज्यादातर अवैध बस स्टॉप मुख्य सड़कों के अंडरपास पर बने हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे से गुजरते हैं। देखिए, प्राइवेट और रोडवेज बस, मतलब जो सरकारी है, ड्राइवर इन जगहों पर यात्रियों को उतारते और चढ़ाते हैं। हर दिन हजारों यात्री यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं, लेकिन न तो एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और न ही ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उनके लिए कोई सुविधा दे रहा है। अंडरपास तक जाने वाले कच्चे रास्तों पर चढ़ते उतरते समय यात्री अक्सर गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। और आपको बता दें कि अंडरपास पर चढ़ने और उतरने के दौरान यात्रियों के घायल होने की वजह से सामाजिक और किसान संगठन 10 साल से सीढ़ियां बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी नियमों का हवाला देकर मना कर देते हैं। अब आइए दूसरी खबर पर फोकस करते हैं। देखिए, जो दूसरी खबर है वो दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के गांव सिरसा खादर के रहने वाले युवक की हाई टेंशन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक के स्वजन और ग्रामीणों ने जेवर टाउन बिजली घर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आर्थिक मदद की मांग करते हुए लापरवाही बरतने वाले विद्युत कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया तथा जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि सुभाष झुलसा कब था, आप ये जानिए। सुभाष जेवर के रामपुर बांगर गांव में फॉल्ट को ठीक करते समय लाइनमैन का सहकर्मी सुभाष निवासी सिरसा खादर करंट की चपेट में आने से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे
उपचार के दौरान, आपको बता दें, जिसे उपचार के लिए जेवर स्थित कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। और रविवार के दिन आपको बता दें कि ग्रामीणों ने, मतलब दर्जन भर ग्रामीणों ने पीड़ित स्वजन के साथ नगर विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे और विद्युत कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शटडाउन लेने के बाद भी लापरवाही बरतते हुए ऑपरेटर द्वारा लाइन को चालू कर दिया गया, जिसके कारण सुभाष करंट की चपेट में आकर झुलस गया था। अब एक ऐसी खबर की तरफ फोकस करते हैं जो आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हर एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और इसी को संज्ञान में लेते हुए यातायात पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसमें हूटर व सायरन लगाकर चलने वाले 17 वाहनों पर रविवार को कार्रवाई की। साथ ही पुलिस टीम ने 6,619 वाहनों के चालान काटे। आपको बता दें कि बिना यातायात नियमों का पालन कर संचालित हो रहे 21 वाहनों को सीज भी किया और आगे भी अभियान चलाकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उधर यातायात पुलिस ने लोगों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया, लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। और वहीं आपको बता दें कि डीसीपी यातायात ने बताया कि यातायात पुलिस टीम ने रविवार को चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने मैनुअल तरीके से 2,934 और ISTMS कैमरों से 3,685 वाहनों के चालान काटे। इनमें बिना हेलमेट के चलने वाले 2,530, हूटर व सायरन लगाकर चलने वाले 17 व ओवर स्पीड 398 वाहन शामिल रहे। अब एक ऐसी खबर की तरफ चलते हैं जहां नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है, ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है। अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो ये खबर आपके लिए है। देखिए, नोएडा में दूसरे चरण में 250 से अधिक बकायेदारों ने पंजीकरण करा लिया है। कहां पंजीकरण कराए ये भी बताते हैं। देखिए, विद्युत निगम की एक मुफ्त समाधान योजना के दूसरे चरण के तहत रविवार के दिन नोएडा जिले में 24 से अधिक स्थानों पर शिविर लगाए गए। शिविर के माध्यम से बकायेदारों को योजना के लाभों की जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ ही शिविर में रविवार को 250 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। विद्युत निगम के अधीक्षक जो अधीक्षण अभियंता रितेश आनंद है, उन्होंने बताया कि रविवार को दादरी, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र में 8 स्थानों पर शिविर लगाए गए। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को ओटीएस के लाभों की भी जानकारी दी गई, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सके। आपको बता दें कि 85% से अधिक बकायेदार उपभोक्ता देहात क्षेत्र के उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए ज्यादा रुचि नहीं ले रहे, जबकि पहली बार ब्याज के साथ मूलधन पर भी 20% तक की छूट दी जा रही है। 250 से अधिक बकायेदारों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया। इससे विभाग को करीब 30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। और वहीं बिजली चोरी के प्रकरण में संलिप्त हैं 22 लोगों ने पंजीकरण कराकर करीब 5 करोड़ रुपए का राजस्व जमा किया। जिले में 48,000 से ज्यादा अधिक बकायेदार हैं। इनमें से अभी तक 16,000 उपभोक्ता योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें जो है विद्युत निगम को 37 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। अब ऐसी खबर की तरफ चलते हैं जिसमें आपका शहर नोएडा पंजाब बनने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि नोएडा में जो ड्रग्स तस्कर हैं वो हर तरह के नशीले पदार्थ बांट रहे हैं और युवा नशे के लत में फंस रहे हैं। ड्रग्स नाबालिगों तक भी पहुंच रही है। यहाँ तक सब नशेड़ी युवाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स के जरिए हो रहा है। ये ग्रुप्स नाबालिगों को ड्रग्स का आदी बनाकर उनसे छोटे मोटे काम करवा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा पंजाब बनने की तरफ अग्रसर है। और वहीं होशियारपुर के लकी की मौत भी नशेड़ी युवाओं के प्रभाव में इंजेक्शन के ओवरडोज से हुई थी। सक्रिय जो ड्रग्स तस्कर है, इसके पीछे नोएडा पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की निष्क्रियता है। देखिए, नारकोटिक्स सेल ने लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की। सेल का काम अवैध ड्रग्स व्यापार में शामिल लोगों की पहचान करना है और उनकी गतिविधियों पर
रोक लगाना है। अगर बढ़ते ड्रग्स व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो नोएडा को पंजाब जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि पंजाब के अंदर क्या स्थिति है। देखिए, जो तस्कर हैं उड़ीसा, विशाखापट्टनम, बंगाल और पहाड़ी इलाकों के नेटवर्क से जुड़े हैं और नशीले पदार्थों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। वे ट्रेनों और ट्रकों में दूसरे सामान के बीच छिपाकर ड्रग्स लाते हैं। यहाँ आने के बाद ड्रग्स नोएडा के बड़े बड़े गैंग्स को बेची जाती है। ये गैंग्स फिर छोटे तस्करों को गांजा सप्लाई करते हैं। फेज 1 सेक्टर 63, फेज 3 सेक्टर 49, सेक्टर 39 और फेज 2 सहित पुलिस स्टेशन इलाकों में युवाओं और महिलाओं द्वारा गांजा बेचने के मामले सामने आए हैं। और चिंता की बात यह है कि नोएडा में ड्रग्स नाबालिगों तक पहुंच रही है। ये बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर अपराध की ओर मुड़ रहे हैं। होशियारपुर के लकी के मामले, जो लकी का मामला है, इसके अलावा पिछले महीने एक नाबालिग ने नोएडा स्टेडियम के पास किराए की थार कार से दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। उस मामले में यह बात भी सामने आई थी कि नाबालिग ने अपने घर से 12 लाख रुपए के गहने चुराए थे। उसने अपने नशेड़ी दोस्तों की मदद से अलमारी तोड़कर यह अपराध किया था। ऐसे घटनाएं सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाबालिगों तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि जो नशीले पदार्थ इनकी सप्लाई कैसे हो रही है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में तस्कर चरस, स्मैक, हेरोइन, नशीली गोलियां, MDMA, नशीला पाउडर, अल्प्रोजोलम पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और गांजा सप्लाई कर रहे हैं। जिले में ओजी गांजा की खेती भी की जा रही है और इसे डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे नोएडा के अंदर किस तरीके से नशीला पदार्थ सप्लाई हो रहा है और उसका जो एक जीता जागता जो उदाहरण है वो छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों पर कोई शक नहीं करेगा। इसीलिए जो तस्कर है, जो ड्रग्स माफिया है, इन बच्चों का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, बने रहिए भारती टीवी पर। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए जोश और नए अंक के साथ कल इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।